हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। फिर से जोश के साथ आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का एक बहुत जबरदस्त टॉपिक, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। दो पार्ट में ये टॉपिक है, तो क्या करेंगे, दो अलग तरीके से डाइवर्स प्रोस्पेक्ट में समझेंगे, जो एग्जाम के पर्पज से भी बड़ा हेल्पफुल हो और एक जनरल अवेयरनेस के पर्पज से भी बड़ा हेल्पफुल हो। सबसे पहले तो एक बात आपको बता दूं, जब आपको वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, उसमें आपको यूरोपियन हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, तो दो तीन चीजें बड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए। दो तीन चीजें क्या ध्यान रखना चाहिए? पहला, जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं वो भी वेस्टर्न यूरोप से आया है। जब हम रेडिकल्स की बात करते हैं वो भी वेस्टर्न यूरोप से आया है। जब हम लिबरल्स की बात करते हैं वो भी वेस्टर्न यूरोप से आया है। जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सेक्युलर वाला पार्ट आपको वो भी वेस्टर्न यूरोप से मिलेगा। जब कंप्राइजली सारी चीजों में चेंजेस की बात करेंगे, दैट इज सोशल चेंजेस, दैट इज ऑल्सो कम फ्रॉम द यूरोप साइड। इसलिए जब हम यूरोप का रेवोल्यूशन देखेंगे, साथ ही साथ सोशल चेंज देखेंगे एंड उसके बाद देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन। ये सारे स्टेप बाय स्टेप करके आप उसको चेकआउट करोगे। एंड सिमिलरली, जैसे कि हम लास्ट क्लासेस में करते आए थे, अपन क्या करेंगे, इसको यहां पे पहले टॉपिक को डिस्क्राइबली समझेंगे एंड साथ ही साथ एनसीईआरटी के पेजेस पे हम आपके नोट्स भी मार्क कराते चलेंगे, सो दैट जो आपके क्वेश्चंस मन में चल रहे हो उसके आंसर्स नोट्स के थ्रू आपको मिल जाए एंड आपकी हैबिट ऑफ प्रैक्टिस भी हो जाए एनसीईआरटी के साथ फैमिलियर होने की। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं साथ में एंड देखते हैं सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहले हम कंटेंट को देखेंगे। ठीक है यार, वो रिमोट दे देना, आई थिंक रह गया वो। अच्छा ठीक है, आज नहीं है बोला, चलो ठीक है, कोई शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटेंट क्या क्या है। कंटेंट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको सबसे पहले ब्रीफ कर दिया कि क्या क्या चीजें हमें वाइडली कवर करनी है, बिल्कुल मजेदार तरीके से। एंड वेस्टर्न यूरोपियन हिस्ट्री को अलॉन्ग विथ रशियन बिल्कुल बोर नहीं फील होने देंगे। सारे कैरेक्टर्स को अलग अलग समझेंगे और कंप्राइजली वो हिस्ट्री में है ही क्यों, और उस कॉन्सेप्ट से हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया इंडिया के अंदर, ये भी देखेंगे। ठीक है, द एज ऑफ सोशल चेंज, क्या क्या सोशल चेंजेस मिले, ठीक है, क्या क्या सोशल चेंजेस हुए सोसाइटी के अंदर। ठीक है, कैरेक्टर वाइज देखेंगे और कौन कौन आया, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, जो मैंने आपको बोला, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस, द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म टू यूरोप, सपोर्ट फॉर द सोशलिज्म। पहले इन सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे एंड एनसीईआरटी को भी पैरेलल लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद के कंटेंट पे हम फिर काम करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप दो चार चीजें बिल्कुल अपने दिमाग से ना एकदम क्लियर कर लो। जब आप किसी की हिस्ट्री पढ़ो ना, तो उसके पॉइंट को फोकस करो। जैसे सबसे पहले आप में ना वो एकदम बढ़िया स्निपेट वाले आइडिया आना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, अब कैसा आइडिया, कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी ऐसा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जो आपस में ना रिलेट करता हो, और जब रिलेट करे तो आप कैरेक्टर्स को फिट कर पाओ कि इस हिस्टोरिकल के इस कॉन्टेक्स्ट में अगर सोशलिज्म की बात करता हूं, ढेर सारे कैरेक्टर्स थे। क्या करने आए थे कैरेक्टर्स, कुछ तो बोलने आए थे। अगर वो कैरेक्टर सोसाइटी में आए थे तो चेंजेस क्या क्या करेंगे, सारी चीजों को टाई अप करोगे, आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बन के आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, यहां पे देखते हैं अंडरलाइन कैसे करेंगे और आगे क्या है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, द लेट 19th and 20th centuries in the Europe, we characterize the rapid industrialization, की पॉइंट पहला, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल एरा शुरू हो चुका था, जहां पे इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स आते थे। अब जब वर्कर्स आते तो इनका क्या रोल था, इनकी हिस्ट्री में क्या जरूरत थी। लेकिन जब आप सोशलिज्म की बात पढ़ेंगे तो यूरोपियन हिस्ट्री में आपको जरूर मिलेगा कि इनके बदौलत इंडस्ट्री सेक्शन का इतना ज्यादा ग्रो होता था, जिससे यूरोप में दूर दूर तक लोग जानते थे कि यूरोप एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पे कुछ हिस्सों में कैपिटलिस्ट लोग भी बहुत ज्यादा रहते थे। टाइम के बाद वो छोड़ के चले गए, लेकिन चूंकि इंडस्ट्रीज का ग्रो ही कैपिटलिज्म के बेसिस पे होता, कैपिटल का पार्ट बहुत इन्वेस्ट होता था और काम करने में साथ देते थे बहुत सारे वर्कर्स। चलो, significant and social economic changes, widespread dissatisfaction among the working class. These conditions provide the fertile ground for the socialist idea, which advocate more equitable and distribution of the wealth and the resources. काम तो वर्कर्स करते थे, बट प्रॉफिट की शेयरिंग उन्हें नहीं होती थी, टाइमली सैलरीज नहीं मिलते थे। काम करने के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट के सबसे ज्यादा बिहेवियर से कोई डिससेटिस्फाइड था तो वो थे आपके वर्कर्स। भाई, जब आप किसी की इफेक्टिवनेस को ही कम कर दोगे तो आपको वो रिजल्ट क्या देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तो हिस्ट्री में जैसे ही इन लोगों ने काम करना शुरू किया तो ग्रो कराया, और जैसे ही काम का कॉन्सेप्ट खत्म करने लगे ना लोग, तो उनकी डाउनहिल शुरू हो गए, ये बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो गए। ऑलराइट, अर्निंग भी खत्म होने लगी, यूरोपियन के मार्केट्स भी खत्म होने लगे, लेकिन जो फोकस ऑफ पॉइंट था वो वर्कर्स थे। ठीक है, और वर्कर्स अगर सेटिस्फाई नहीं है तो चीजें जो ऊपर जा रही हैं वो ठीक नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। ठीक है, जब ऐसा हुआ, भाई आप किसी को सैलरी नहीं दोगे, आपको वेजेस नहीं दोगे, तो कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप ही कर रहे हो, अगर मार्क्स ना आए तो फिर डिससेटिस्फेक्शन चलेगा, बहुत मेहनत करी, मार्क्स नहीं आए, यार इतना फोकस होकर मेहनत कर फिर भी मार्क्स नहीं आ रहा, ऐसा क्यों। इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स।
आपने एफर्ट दिया बट आपको बदले में मार्क्स नहीं रिसीव हुआ। सेम इन्होंने इतना एफर्ट दिया, बहुत सारे काम कराया, इंडस्ट्रीज को ग्रो कराया, यूरोपियंस का नाम बढ़ाया, लेकिन सैलरी के नाम पे, वेजेस के नाम पे कट डाउन होना शुरू हो गया। और ठीक इसी तरीके से एज ऑफ रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक इसी तरीके से एज ऑफ रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब बदलाव की बारी है और बदलाव के लिए इन लोगों ने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया। चलिए उसी में आगे दिया है जो सेकंड टॉपिक है, राइज ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। राइज ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट across Europe, socialist movement gain a momentum as the workers organized to demand a better working conditions, जो मैंने आपको बताया, and higher wages and more political power। देखिए पहले तो उनको बेटर वर्किंग कंडीशन आप दे दीजिए, हायर वेजेस देना शुरू करिए क्योंकि वो काम बहुत मन से और मेहनत से करते हैं, तब जाके जो मोर पॉलिटिकल पावर का इंटरप्शन है ना, इन चीजों से वो अपने आप को फ्री महसूस करेंगे। हाउ टू वर्क, ये वो डिसाइड करेंगे कि काम कैसे करना है, आप डिसाइड करोगे कि आपको रिजल्ट सही मिला या नहीं। इसीलिए सोशलिस्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट के पैरामीटर्स में ये बताने की कोशिश करते थे, भाई सोशलिस्ट ये बोलते थे इन लोगों के बारे में सोशली अब ख्याल रखो, आप ख्याल नहीं रखोगे तो कब आपके खिलाफ हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और सफर करने वाले थे कैपिटलिस्ट जो पार्टनर्स होते थे वो लोग, और इंडस्ट्रीज जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, यानी जिन कैपिटल्स ने इंडस्ट्रीज में पैसा इन्वेस्ट किया था, उन दोनों को लॉस फेल्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, इस तरह की बातें जो है एमिनेंट सोशल वर्कर्स बताते हैं। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स इंस्पायर्ड दीज मूवमेंट्स विद देयर कॉन्टेक्ट कैपिटलिज्म एंड द विजन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी। देखो ये क्या कहते हैं कि अगर आप सोसाइटी को बैलेंस रखना चाहते हो, अगर आप सोसाइटी को बैलेंस रखना चाहते हो, पैसे की बात आप यहां से बैलेंस रखो एंड एम्प्लॉइज के हेल्थ की बात यहां से बैलेंस रखो। एम्प्लॉइज जो आपके लिए बहुत परफॉर्मेंस करता है, उसका परफॉर्मेंस अगर बढ़ता जा रहा है तो उसके वेजेस को भी बढ़ाओ। अगर उन दोनों चीजों को साथ में करोगे तो आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन पार्ट का ऐसा ग्रो होगा जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। यूरोप हो, रशिया हो, यहां पे इतना ज्यादा ग्रोथ होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब इंडस्ट्रीज बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन ये सब नामुमकिन होता चला गया, ये सब पॉसिबिलिटीज खत्म होते चले गए, क्योंकि सोशलिज्म जैसे ही चीजों में स्प्रेड करता था कि आपको एक्चुअल पैसा रिसीव हो रहा है जो आप बहुत काम कर रहे हो, बट कैपिटलिस्ट वैसे ही बेवकूफियां करते जा रहे थे, कटिंग डाउन द सैलरीज, कटिंग डाउन द वेजेस, मेक देम डाउन अलॉन्ग विद द इंडस्ट्रियल सिस्टम इज ऑल्सो गोइंग टू बी डाउन। और द एज ऑफ इंडस्ट्रियल एरा था वो भी डाउन होना शुरू हो गया, यानी ग्रोथ की कहानी यहां हो गई, नीचे की तरफ डाउन होना शुरू हो गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये तो एक तरीके का कारण आपने देखा ही सोसाइटी के अंदर सोशल चेंजेस। आप ये भी देखो कि बाहर से क्या, यानी यूरोपियंस के ऊपर बाहर से क्या इंपैक्ट आया। बैक ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन, भाई पूरी की पूरी कंट्री जो है, पूरी की पूरी कंट्री एक सेगमेंटेड प्लान के अंदर वर्ल्ड वॉर के पास लड़ने चली गई, वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए पार्टिसिपेट किया। भाई अब वॉर में आपने पूरी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट कर लिया, अब जब पार्टिसिपेट कर लोगे तो आपके घर के अंदर का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट सेक्शन है वो तो रुक जाएगा ना। आप खुद भी करके देख लो। ठीक है, आपको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है, आपको आगे बढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है, वो दोनों काम छोड़ के आप दूसरा काम करो। जब आप दोनों काम ही छोड़ दोगे, इट डजंट मैटर कि तीसरा काम क्या करो, आपने वो दोनों काम छोड़ के तीसरे काम पे फोकस किया, इट मींस आपका ड्रॉप डाउन, आपका डिक्लाइन, आपका डिग्रेड होना शुरू हो गया। ठीक वैसे ही यहां पे वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट वहां थी, बॉर्डर बेस्ड डिस्प्यूट्स बढ़ते चले जा रहे थे, और बॉर्डर बेस्ड डिस्प्यूट बढ़ने से क्या होता है कि पॉलिटिकल चेंजेस इतने तेजी से आपको अंदर मिलते हैं कि आप कंट्रीज के अपग्रेडेशन पे ध्यान दे ही नहीं पाते हो। ठीक है, तो देखते हैं अंदर की तरफ। द डिवास्टेशन एंड सोशल अपील्स कॉज्ड बाय द वर्ल्ड वॉर इंटेंसिफाइड द कॉल्स फॉर द पॉलिटिकल चेंज एंड सेट फॉर द स्टेज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। अब इस तरह के चेंज होते ही उस शहर के अंदर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट होना चालू हो गया। मैं एक बार आपको बता दूं रिवोल्यूशन क्या होता है। रिवोल्यूशन या रिवॉल्व ये चीजें वो होती है, ये एक ऐसा मास मूवमेंट होता है ना, चूंकि वो गवर्नमेंट के सर्विसेज से डिससेटिस्फाई होता है, गवर्नमेंट के सर्विसेज से डिससेटिस्फाई होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट कैसी है, या वो कैपिटलिस्ट की गवर्नमेंट है या वो सोशलिस्ट की गवर्नमेंट, इट डजंट मीन किस टाइप की गवर्नमेंट है, मिलिट्री गवर्नमेंट, इट डजंट मीन, इट्स ऑल अबाउट द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द सर्विसेज एंड डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द डिसीजंस जो आप लेते हो उनके लिए, ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आगे क्या होता है ना, आपको इकोनॉमिकल और सोशल इनइक्वालिटीज दोनों का सामना करना पड़ता है। आपको इकोनॉमिकल और सोशल इनइक्वालिटीज दोनों का सामना करना पड़ता है। एक जगह के लुकआउट करने के चक्कर में आप इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में सोचना छोड़ देते हो और वर्कर्स भी साथ देना छोड़ना शुरू कर लेते हैं, मूवमेंट की तरफ फोकस करते हैं, अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ चले जाना, अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ चले जाना, अपने ही पॉलिटिकल पावर के खिलाफ चले जाना। दीज ऑल टुक द इनिशिएटिव्स ऑफ द एज ऑफ रिवोल्यूशन, द एज ऑफ सोशल चेंज, द एज ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये सारी चीजों को आप एक ही कॉन्टेक्स्ट में ऐड ऑन कर सकते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अभी मैंने आपको जितना भी पीछे सारी चीजें बताई, आप सारे चीजों को समझने से पहले बार बार कंटेक्चुअली ऐड करना कि हम किस बात को डिस्कस कर रहे हैं। पहले एज ऑफ रिवोल्यूशन, एज ऑफ सोशल चेंजेस में कैरेक्टर कौन सा था, और सोशल डिक्लाइन हो रहा है तो क्या बात है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज, पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, और
एज ऑफ इंडस्ट्रियल एरा का लगातार नीचे गिरना और यूरोपियंस में कैपिटलिस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, ये सब फ्रेम करके आप बैक ऑफ द माइंड पहले रख लेना, तब आपको सारी चीजें एक साथ समझ में आएगी कि हम डिस्कस क्या करना चाहते हैं। ये सब जब आप खत्म करोगे देन यू मूव टू द रेवोल्यूशन। पहले ये सारे एज को सर्कुलेट कर लो अपने माइंड में बढ़िया माइंड मैप्स के साथ, फिर आप आगे देखो कि रेवोल्यूशन क्यों और किस लिए हो रहा है, आपको इस कॉन्टेक्स्ट के बाद तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो सीधा देखते हैं एज ऑफ सोशल चेंज तो आपने देख लिया कौन कौन इन्वॉल्व था। अब सीधा देखते हैं रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। इसके बाद ठीक हम पहुंचेंगे आपको नोट्स तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी में। ठीक है, पहले ये वाले दोनों पॉइंट्स को कवर करते हैं। रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। ठीक है, रेवोल्यूशन की बात मैंने आपको बोली, रेवोल्यूशन इज अ काइंड ऑफ मास इनिशिएटिव, अ काइंड ऑफ मास इनिशिएटिव। ठीक है, ठीक है, जो आपसे पहले ही डिससेटिस्फाइड हो, वहां की गवर्नमेंट से आपसे पहले ही डिससेटिस्फाइड हो। डिससेटिस्फाइड होने का मतलब उसकी कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज जो कंप्लीटली उसको रिसीव नहीं हो रही है, ऐसी फैसिलिटीज जो रिसीव नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो सीधी सी बात है, रिवोल्यूशन करेगा जहां पे गवर्नमेंट में कोई भी हाई पर्सनैलिटी हो, हाई इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट पर्सनैलिटी हो, वो उसकी बात सुने और सुनने के बाद जिस जगह से वो डिससेटिस्फाइड है उसको सेटिस्फाइड में कन्वर्ट करे, तब जाके चीजें सुधरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब तक रशिया में रेवोल्यूशन, मैंने यूरोपियन की बात तो वहीं पे रोक दिया, रशिया की तरफ बढ़े। रशिया में रेवोल्यूशन का इनिशिएशन हो जाता है। यही इंपैक्ट, क्योंकि यूरोप का इंपैक्ट रशिया तक पहुंच गया था। यूरोप की जितनी सोसाइटी थी वो छोड़ के हटने लगी, अलग अलग पार्ट में जाने लगी। उनमें से बहुत सारे लोग रशिया में चले आते हैं, रशिया में इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन सेम चैलेंज यूरोप की तरह रशिया में भी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले रेवोल्यूशन जो है रशिया में आया, ये वाला ज्यादा। देखिए, मैं आपको यूरोप वाले रेवोल्यूशन के बारे में बता दूंगा, लेकिन वो रेवोल्यूशन कहीं हद तक बैलेंस हो गया। लेकिन रशियन रेवोल्यूशन इतना बड़ा था क्योंकि यूएसएसआर कम्युनिटी बहुत बड़ी थी, यूरोप से बहुत सारे लोग आके रशिया में रह रहे थे। ठीक है, तो काम करने वाले भी रशिया उनके पीछे चले आए थे। द रशियन रेवोल्यूशन वाज अ pivotal event in the history of a socialism, in the history of socialism, जहां पे इक्वालिटी की बात होती है लेकिन इक्वल कुछ नहीं होता। ठीक है, द बोल्शेविक्स, ये एक बहुत डिफरेंट ग्रुप है जो अलग आइडियोलॉजी का है, अलग आइडियोलॉजी का है, लेड बाय द व्लादिमीर लेनिन। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कि बोल्शेविक्स का लीडर कौन था? व्लादिमीर लेनिन। सक्सेसफुली ओवरथ्रो द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिश्ड अ सोशलिस्ट स्टेट। उसने बोला कि हम एक इक्वल नेचर वाले स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जिन प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, ये बात वो खड़ा होकर सोशली एक्सप्लेन करता है। जो लेबर्स, जो पीजेंट्स, जो हार्ड वर्कर्स होते हैं, उनको ये बताता है आप बिल्कुल चेंज मत करिए, मैं सोसाइटी के अंदर ऐसा चेंज लाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी के बिहाफ में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हट के एक अलग ग्रुप कम्युनिटी बनाते हैं, जिसमें से लेनिन वो पर्सनालिटी है जिसने बोल्शेविक्स को बनाया था। बोल्शेविक्स के बारे में आपको आगे रशिया में काफी सुनने को मिलेगा, और आप याद भी कैसे रख सकते हो, रशियन की बात हो जाए तो सीधा बोल्शेविक्स को याद कर लो। रशिया मतलब बोल्शेविक्स, रशिया मतलब बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स को लीड किसने किया? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू भी स्कूल वाला तैयार कर देगा। ठीक है, चलिए। This revolution profoundly impact the global politics and inspired the socialist movement worldwide। दो चीजें, इनके एक चेंजेस से ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत चेंजेस आया। मतलब पावरफुल कंट्रीज, इसका मतलब पावरफुल कंट्रीज का सीधा ध्यान रशिया की तरफ बढ़ गया, और यही वाली चीज जो लेट डाउन हुई थी वो यूरोप की तरफ भी बढ़ जाती। दोनों, और दोनों जगह पे सोशल मूवमेंट्स होना चालू हो गए, क्योंकि उनको सोसाइटी में बैलेंस था। तो तुरंत देखिए, सबसे वीक लेबर थे, सबसे वीक पीजेंट्स थे, इनकी डिमांड्स तो पूरी हो नहीं रही थी, किसी का भी सहारा चाहिए था आगे बढ़ने के लिए। तो वो सोशल लीडर्स ने जैसे ही ये बात इन्हें स्प्रेड करी, तो यूरोप से लेकर रशिया तक कहानी तेजी से मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई, और वही वाली चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्यों ये चीजें खत्म नहीं हो सकती थी, क्यों रशियन रेवोल्यूशन खत्म नहीं हो पाया, क्या ऐसी गलती रशियन के लीडर से हुई। ठीक है, लिगेसी एंड इन्फ्लुएंस। लिगेसी आप देखेंगे तो एक बादशाहत होती है, व्हाट्सएप भाषा में लिख देता हूं, बादशाहत, जिसे खत्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो वहां के लीडर्स ही चलाते चले आ रहे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले होते हैं। ठीक है, तो द सक्सेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोवियत यूनियन। मैं आपको यहां पे समझा दूं, जैसे ही बोल्शेविक्स ने इनिशिएटिव डाला था, वैसे ही यहां पे इस तरह की हरकतें होने के बाद सोवियत यूनियन का भी ग्रोथ हो जाता है। सोवियत यूनियन मतलब अलग आइडियोलॉजी वाला एक ग्रुप जो धीरे धीरे इसी रेवोल्यूशन के बीच में खड़ा हो जाता है, और सोवियत यूनियन सारे रशिया के पार्ट, क्योंकि तब रशिया बोलना हमने बंद कर दिया था, यूएसएसआर हम उस वक्त बोल नहीं सकते थे क्योंकि ये बहुत बात की कहानी आफ्टर 1950। तो सोवियत यूनियन एक यूनियन, अ ग्रुप ऑफ यूनियन ऑफ ऑल काइंड ऑफ लीडर्स, सोशलिस्ट लीडर्स, सेकुलरिस्ट लीडर्स, कैपिटलिस्ट लीडर्स, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स, सारे लोग इसी प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट होकर रशियन में अपनी बात को स्प्रेड करने लगे। द वर्ल्ड वाइड फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट विच सर्व द मॉडल ऑफ अदर सोशलिस्ट मूवमेंट, आप इसको एड ऑन कर सकते हैं, बार बार सोशलिस्ट मूवमेंट से आपको पता चल रहा होगा, एंड रेम्स द स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। जैसे एक का घाटा दूसरे का प्रॉफिट, यानी एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी का घाटा दूसरे सोशलिस्ट लीडर का फायदा, और वो सोशलिस्ट लीडर तुरंत अपने आप को यूनियन में पॉलिटिकल लीडर बना के लोगों का मसीहा बन के आगे बढ़ने की बातें करने लगा, और उसने खुद इस सोशलिस्ट मूवमेंट को बहुत हवा दिया।
इतना ज्यादा हवा दिया कि रशिया के पूरे कॉर्नर्स में स्प्रेड हो गया। और जब यूनियंस बने तो यूनियन में लोग ये देखते थे कौन सोवियत यूनियन के अलग अलग पार्ट में आके अपना इनिशिएटिव दे रहा है, और वो पॉलिटिकल लीडर्स रशिया में उठते चले गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंजेस। द एज ऑफ सोशल चेंजेस, ये शुरू करने से पहले एक काम करेंगे, एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको भी मॉड्यूलेट कर देगा अंडरलाइन करने के लिए, एंड फ्रेमली होकर आप उसको समझना ध्यान से। इस स्टोरी को आप सुनना और सीधा एनसीईआरटी पे जाकर फिगर आउट करना कि संदीप सर ने जो डिस्कस किया था वो पॉइंट कितना मैच कर रहा है और इंपैक्टफुली आपके ब्रेन को उसी डायरेक्शन में ले जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। सिंपल सी चीज थी यहाँ पे, ये देखिए आप, मैं शुरू करता हूं आपका, ये देख ले, द एज ऑफ सोशल चेंज। वो जितना भी इनिशिएटिव हमने वहां पे डिस्कस किया था वो क्लब होके यहां पे पड़ा हुआ। देखिए कैसे, नीचे की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था, वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस नहीं किया था, एज ऑफ रेवोल्यूशन डिस्कस किया था। एज ऑफ रेवोल्यूशन में फ्रेंच इन्वॉल्व था, क्योंकि इस मूवमेंट को हम बहुत लंबा नहीं कहते, सोशलिस्ट मूवमेंट। लेकिन यहां पे पॉइंट्स देखेंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सेकंड रुकेंगे, हाँ ठीक है। The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic changes the way in which society was structured, as you have read before the 18th century। पहले ये दो लाइन आप अंडरलाइन कर लेना, पहले आप दो लाइन अंडरलाइन कर लेना, फिर नीचे की तरफ चलना। आप देखिए, the revolution it seems possible to change in this in many parts of the world, including Europe and Asia. New ideas about individual rights who controlled the social power began to the discuss। controlled the social power began to the discuss। था क्या, जो कहानी यूरोप से स्टार्ट हुई, था क्या, जो कहानी यूरोप से स्टार्ट हुई वो एशियन के भी पार्ट्स में बैठती है, वो एशियन के पार्ट्स में भी स्प्रेड होती है, जहां पे इनइक्वालिटीज की बात थी। एंड सेम चीज, सेम पॉइंट ये रशिया तक भी पहुंचा, जहां पे सोशल मूवमेंट कैरी फॉरवर्ड हो गया उसी थॉट के साथ जो यूरोप था। ठीक है, तो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट यहां से यहां तक अंडरलाइन करेंगे एनसीईआरटी में और उसको फ्रेम कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड पैराग्राफ में देखिए, नॉट एवरीवन इन द यूरोप वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। देखो एक साथ ना सोसाइटी का ग्रोथ नहीं हो सकता था, ऑलराइट, एक साथ ना सोसाइटी का ग्रोथ नहीं हो सकता था। अब जब एक साथ आप सोसाइटी का ग्रोथ नहीं कर सकते थे तो उसमें क्या करते आप, आप एक साथ सोसाइटी का ग्रोथ नहीं कर सकते थे, उसमें क्या करते आप ना, जितने भी सोशलिस्ट चेंजेस थे ये फ्रेंच में पॉसिबल नहीं था सारे लीडर्स को बता पाना, तो क्या करते आप, इसमें वो बात लिखी है, वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन फ्यू पॉइंट्स को ना बड़ा हाईलाइट करते। क्या फ्यू पॉइंट्स, आपको फोकस कितना करना था, आपको फोकस करना था लेबरर्स पे, पीजेंट्स पे। भाई ये थे ना तभी आपके इंडस्ट्री का ग्रोथ था, ये थे ना तभी आपके इंडस्ट्रीज का डायरेक्ट ग्रोथ था, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है डिस्कशन का। ठीक है, ये डिससैटिस्फाइड हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, और आया भी क्योंकि जाके इनके सोशल चेंजेस के बारे में बहुत सारे सोशल लीडर्स ने बताया, और यही बात सेम इक्विवेलेंटली रशिया में भी स्प्रेड हुई है। ठीक है, तो ये दो पैराग्राफ में आपको काम की चीज मिल गई। लिबरल्स और रेडिकल्स हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, पहले अपने नोट्स में करेंगे, फिर यहां पे मैं आपको कंपेयर करूंगा। ठीक है, वापस अपने नोट पे चलते हैं। तो अब देखते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज। वहां पे आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन इनिशिएटिव शुरू हो गया, सोशल सोसाइटी के बारे में भी डिस्कस हो गया। अब एज ऑफ सोशल चेंजेस, उनकी एक्चुअल जिंदगी में चेंजेस क्या आता है, क्या चेंजेस आता है। बट उससे पहले सोशल का मतलब सोसाइटी में चेंजेस, अब सोसाइटी में चेंजेस हुआ तो आपको ये देखना पड़ेगा कितने टाइप के लोग वहां पे, टाइप्स ऑफ पीपल्स आर लिविंग इन द सोसाइटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन उस बात को टेकअप कर रहा है, कौन उस बात को टेकअप नहीं कर रहा है, इस पॉइंट पे हमारा ज्यादा ध्यान है। ठीक है, आफ्टर द रेवोल्यूशन इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल पावर, इन दो चीजों के बारे में लोगों को पता चला, टू बी डिस्कस्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। साथ में लोग ये जानने लगे कि यार सोशल पावर, यार हमारी भी कुछ पावर हो सकती है, हमारी भी कुछ ताकत हो सकती है, हम भी सरकार से लड़ सकते हैं, चाहे जिस भी टाइप की सरकार हो, हमारे राइट्स हो सकते हैं, हम अपने पर्सनल राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, ऐसे राइट्स जिससे हमारी ग्रोथ दिखती हो, ऐसे राइट्स जिससे हमारी इक्वलिटी दिखती हो। इन सब के बारे में पूरे जगह रशिया में यह बात फैल चुकी थी कि हम भी ऐसा बदलाव ला सकते हैं जो गवर्नमेंट नहीं ला सकती। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यूरोप एंड एशिया हमने डिस्कस कर लिया था। कॉलोनियल डेवलपमेंट रीशेप द आइडियाज ऑफ सोसाइटी चेंजेस। यही वो चीज थी कि किस टाइप के पीपल वहां पे रहते हैं और कैसे सोसाइटी में चेंज कर सकते हैं। थॉट प्रोसेसिंग वैसे ही चेंज होना शुरू हो गया। एक पर्सनालिटी आई, उसने बहुत सारे लेबर्स को, पीजेंट्स को एक कंप्लीट डाइवर्ट एरिया में सोचने पर मजबूर कर दिया कि आप एक इक्वल पर्सन है, ठीक है, आपको इक्वलिटी रिसीव हो सकती है, आपका फ्रीडम है कोई भी डिमांड करने का। अगर आप कोई भी डिमांड गवर्नमेंट से करते हैं तो गवर्नमेंट का ये पूरा हक बनता है कि वो इस डिमांड को पूरा करे, और नहीं करते हैं तो ये कन्वर्ट द मेन थिंग इनटू द रेवोल्यूशन। इतना बड़ा रेवोल्यूशन कि गवर्नमेंट को बिना डेमोक्रेसी के झुकना पड़ेगा, और अगर वो नहीं झुकेगी तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ही सहारा थे रशिया और यूरोप के ग्रोथ का। उस टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ही सहारा थे रशिया और यूरोप के ग्रोथ का। ठीक है, यहां पे देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, जो मैंने बोला
The revolution in the Russia and socialism become one of the most significant and powerful ideas of the state society in 20th century. जो मैंने आपसे बोला, सोशलिज्म, सोशल लीडर्स ने अपना काम कर दिया था, सोशल लीडर्स ने ये थॉट्स स्प्रेड करके अपना काम कर दिया था कि आप जितने ज्यादा जानकार होगे आप उतने ज्यादा मीनिंगफुल होगे, आप जितने ज्यादा जानकार होगे आप उतने ज्यादा मीनिंगफुल होगे, और आप जितना मीनिंगफुल होगे आप अपने पावर्स को समझ पाओगे। जैसे सरकार अपने पावर्स को समझती थी, एक इंडिविजुअल को भी अपने पावर्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द सोसाइटी। इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द सोसाइटी। अब इंडस्ट्रीज का ना क्या असर पड़ा, इसका इंडस्ट्रीज का असर पड़ा क्या, मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि जब लेबर्स थे तब क्या कंडीशन हुई, और जब लेबर्स चले गए तब क्या इंपैक्ट पड़ा। जब लेबर्स थे तब क्या कंडीशन थी, और जब लेबर्स चले गए तब क्या कंडीशन रही। डिस्कस हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द यूरोप led to the significant social changes such as urbanization, the growth of the working class and changes in the living conditions, highlight the emergence of the new social classes like bourgeois and the proletariat and their roles in the shaping political ideology। ऐसा हुआ क्या, जब सोशल लीडर्स वहां पे पॉलिटिकल लीडर्स बनके उठने लगे ना, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट से सिर्फ उन्होंने टाइप ऑफ पीपल्स के ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि इनके ग्रोथ से उनका पर्सनल ग्रोथ भी था, इनके ग्रोथ से उनका पर्सनल ग्रोथ भी था। ठीक, तो इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन सोसाइटी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे आइडियोलॉजीज ऑफ सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म। आइडियोलॉजीज ऑफ सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, देखो आपने अच्छे से जानो, सोशलिज्म मतलब वो सोशल लीडर्स जो पहले उभरे नहीं थे लेकिन सोसाइटी में चेंज के बारे में हमेशा बात करते थे, वो पॉइंट मैंने आपको बताया। मार्क्सिज्म एक बहुत ऐसी थ्योरी है जो बहुत सेपरेटेड है कि अगर आप उस विचारधारा को मानते हो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आप उस विचारधारा को मानते हो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सब कोई पैसे के लिए जीता था लेकिन ये अपने ग्रोथ के लिए जीते थे, इन्हें बेसिकली पॉलिटिकल ग्रोथ चाहिए था। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं मार्क्सिज्म की थ्योरी किसने दी और सोशलिज्म की किसने दी। एक्सप्लोर द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, एम्फसाइजिंग हाउ थिंकर्स लाइक कार्ल मार्क्स का मतलब इतने बड़े सोच वाले व्यक्ति ना, ऐसे सोच वाले व्यक्ति आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। इसने सोसाइटी और सोशल चेंज को इतनी सरल भाषा में बताया कि लोगों को बड़ा इंटरकनेक्शन हो गया, लोगों को ऐसा इंटरकनेक्शन हो गया, अच्छा ऐसा चेंज हो सकता है सोसाइटी में, इतना ज्यादा चेंज हो सकता, ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि सोशल चेंज इतना बड़ा हो सकता। इंसान को जीरो से इतना ऊपर ले जाने की बात उसने सिखाई कि आप एक लेबर हो, एक लेबर से आप राजा कैसे बन सकते हो, एक लेबर से आप पॉलिटिकल लीडर कैसे बन सकते हो, एक लेबर से आप मिडिल एज आदमी कैसे बन सकते हो। ग्रोथ के बारे में सोचना सिखाया, और जब सोचना सिखाया तो खुद वो लोगों ने सोसाइटी में चेंजेस कर डाले। ठीक है, फ्रेडरिक एंगल्स एंड द critics required a capitalism and envisioned a classless society, मतलब जहां पे ग्रोथ हो बट कंपैरिजन ना हो, ग्रोथ हो बट कंपैरिजन ना हो। ठीक है, और ग्रुप ऑफ क्लास की बात ही ना हो, मतलब कोई लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 हमने जैसे बांट रखा है, या अपना फ्रेंच वाले में पढ़ोगे तो आपको फ्रेंच वाले मिलेगा जहां पे क्लर्जी, नॉर्मल्स और लेबर्स के बारे में तीनों क्लासेस में बांट रखा है, वैसे ये चीज यहां पे थी। ठीक है, नीचे क्या लिखता है आप समझना इसको, द प्रिंसिपल्स ऑफ socialism including the redistribution of the wealth, workers rights and critic the private ownership of the means of production। यानी वर्कर्स के राइट्स के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, बिना वर्कर्स के राइट्स के बारे में सोचा किसी भी तरीके का ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर वो वर्कर्स को ये सोचना बता दे कि तुम्हारा डेवलपमेंट हो गया मतलब सबका डेवलपमेंट हो गया, ये थिंकिंग जनरेट की मार्क्सिज्म ने, कार्ल मार्क्सिज्म ऐसी थ्योरी कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी की ये चेंज सोसाइटी ब्रेन के अंदर भर डाली। ठीक है, चलिए अब साथ ही साथ आते एक बार एनसीईआरटी वाला कॉन्सेप्ट भी कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, ठीक है आपको, हाँ, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स अभी शुरू नहीं करेंगे, पहले वो वाला पार्ट देख लेते हैं जो हमने छोड़ा हुआ था। चलिए we'll look the briefly at some of the important political traditions, इस अंडरलाइन करेंगे, of the 19th century, see how the influence change जो मैंने अभी बताया, then we'll focus on the historical events, yes, Russian Revolution, European Revolution, in which was the attempt of the radical transformation। उनमें से जो ना सोसाइटी के अंदर रेडिकल मतलब बहुत हाई लिफ्टेड थिंकिंग, बहुत शार्प थिंकिंग वाले पर्सनालिटीज का भी एंटर होना शुरू हो गया था, जिसने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक ऐसा अलग अलग स्टेप लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दो द रेवोल्यूशन इन द रशिया सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज टू सेव द सोसाइटी इन 20th सेंचुरी। पूरी कहानी 19 सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक इतनी लंबी चलती है, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 भी आ गया था और वर्ल्ड वॉर 2 भी कहीं ना कहीं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे बहुत सारे कंट्रीज के ग्रोथ के। ठीक है, और साथ ही साथ सोसाइटी में जितने चेंजेस थे वो ऐसे सोशल चेंजेस जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, उस लेवल पे काम किया था लीडर्स ने। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रहने देते।